हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी एंड पावर के 10th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमारा काइनेटिक एनर्जी था और इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या क्या एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इतना समझने के बाद हमारा एक कुछ 5-6 न्यूमेरिकल होगा और उसके बाद ये टॉपिक को हम लोग करेंगे कंप्लीट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें यह पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या कहलाता है, वर्क डन होता है। हमने एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है ना तो उस मोशन में होने की वजह से उसके पास एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पे लगेगा फोर्स और वो मोशन में आया तो उस पे आएगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या हो कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगे फोर्स और वो उसके वेलोसिटी को ना चेंज करके उसके पोजीशन को चेंज कर दे, उसके शेप वेलोसिटी को ना चेंज करके उसके शेप को चेंज करे। पहली बात है ना, उसके शेप को चेंज करे, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करे उसके। क्लियर हो रहा है, पोजीशन को चेंज करे मतलब कि आगे मूव नहीं कराए, वेलोसिटी में चेंज नहीं करे, मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहे, पोजीशन धीरे धीरे मूव कराए, पोजीशन चेंज हो जाए। ये क्लियर हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो और पोजीशन चेंज हो जाए। दूसरा चीज कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दे, मतलब शेप में चेंज कर दे, तो उसमें भी देखो होगा क्या, कहीं ना कहीं उसमें भी एक एनर्जी स्टोर होगी, कुछ ना कुछ तो चेंज कर रहा है, एनर्जी स्टोर होगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो एनर्जी होगी हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पहले समझते हैं, पहले लिखते हैं, फिर समझेंगे इस चीज को एकदम डिटेल में। देखिए, द एनर्जी of an object due to its position or configuration is called potential energy. पोटेंशियल एनर्जी जरा समझो कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, हमने इसे फोर्स लगाया और उस बॉक्स का क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, मान लेते शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने जो वर्क डन किया है, हमने जो एनर्जी उस पर लगाया वो कहां गया, वो एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। क्लियर है ये बात कि जो बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, सिर्फ शेप और पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी हम दे रहे हैं ना कहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो क्या बोलते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप और पोजीशन की वजह से आए, मतलब कि पोजीशन में चेंज होने की वजह से आए, उसको हम लोग कैसा एनर्जी बोलते हैं, हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, एक और बात याद रख लो, नोट नोट potential energy is also known as configurational energy. URATION, configurational energy और म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी दोनों बोला जाता है। आप पोटेंशियल एनर्जी बोलो, कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी बोलो, म्यूचुअल एनर्जी बोलो, तीनों एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या बोला, दो चीजें बोली, यहां पे ध्यान देखो, ड्यू टू पोजीशन एंड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन दोनों की वजह से आता है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या बोलते हैं, पोजीशन। पोजीशन की वजह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है, क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या एक हो सकता है, वाटर स्टोर इन रिजर्वेयर, वाटर स्टोर इन डैम, ये सब पोजीशन की वजह से आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक रिमोट है, इस रिमोट को हमने क्या कर रहे हैं, इस रिमोट को इस हाइट से क्या कर रहे हैं, धीरे 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 उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, इस तरीके से ले जा रहे हैं, इसका की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है, इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करा रहे हैं, बट पोजीशन तो चेंज हो गया इसका। तो जो हमने एनर्जी लगाया इसके पोजीशन को चेंज करने में, वो कहां गया, वो इस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्या हो गया, स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है ये बात। चलिए, डैम में जो पानी जमा करके रखते हैं वो अपने पोजीशन की वजह से, देखो डैम इतने हाइट पे है और पानी इतने हाइट पे हमको गिराना है, तो ऊपर हाइट का डिफरेंस है ना, तो ये ऊपर से जब नीचे गिरेगा ना, तो उसके पास एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, शेप की वजह से क्या हो जाता है, शेप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप। अगला देखो, अगला लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप, बी नंबर। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप, शेप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, जरा यहां ध्यान से समझेंगे इस चीज को अब हम लोग। शेप की वजह से क्वाइल्ड स्प्रिंग एग्जांपल में हो सकता है, देखो क्वाइल्ड स्प्रिंग, अभी और बता दे रहे हैं, कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड गैस। जरा एक चीज देखो, क्वाइल्ड स्प्रिंग सोचे हो, जानते हो कैसा होता है क्वाइल्ड स्प्रिंग, जो आजकल कुछ पेन्स होते हैं ना, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है रिफिल के साथ, देखे हो, उस रिफिल में जो स्प्रिंग लगा था उसको थोड़ा बड़ा स्प्रिंग सोचो, ठीक है। उस बड़े से स्प्रिंग को तुम अगर दबा दो एकदम जोर से फोर्स लगा के, और उस पर एक आदमी को बैठा दो और फिर स्प्रिंग को खोलो, तो वो आदमी को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, एक जोर से मारेगा। अब ऐसा हुआ इसलिए ना, क्योंकि उसके सेप को मैंने जबरदस्ती क्या किया है, दबाया है, उस दबाने की वजह से उसमें एक एनर्जी बैठ गया हुआ है, उस एनर्जी को जैसे तुम खोलोगे ना, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, मतलब एनर्जी लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, मोशन क्रिएट कर देगा उस बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह फेंक देगा, जिस कारण से उसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप की वजह से एनर्जी आता है, और जो बॉडी के पोजीशन की वजह से एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, समझ आया। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि एक ही टाइप का पोटेंशियल एनर्जी होता है, टाइप पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ मेनी टाइप, पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ मेनी टाइप, आर ऑफ मेनी टाइप, पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहला एक दो लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें से ही लिखो। पहला क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमको पढ़ना है, PATIONAL, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा और क्या हो सकता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा भी हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज समझो पहले, ये होता क्या है, जरा ध्यान से समझो।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ग्रेविटी की में हाइट की डिफरेंस की वजह से हो सकता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अरे ये कहां से हो सकता है, तो लिख दो एग्जांपल, इसी में लिख लेते हैं। ऑन लिफ्टिंग वेट, ये किसकी वजह से आ सकता है, ये लिफ्टेड वेट की वजह से आ सकता है, ये लिफ्टेड वेट की वजह से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से आ सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज की वजह से आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करने का मतलब चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। समझ में आया? हमको पढ़ना है ये, अपने को पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, एट अ हाइट, किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। मान लेते हैं अपने पास एक ग्राउंड है, ये क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे रखा है एक बॉक्स, ग्राउंड पे रखा है एक बॉक्स, ठीक है। अब जरा इस बॉक्स के बारे में सोचो, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी, ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी mg से, ठीक है। और ये इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। हम लोग इस पे क्या कहां फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, और हम लोग इसको क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा चलो एक थोड़ा सा और नीचे ही करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे रखा हुआ है, फोर्स लगाने के बाद ऊपर वो h हाइट तक ऊपर गया, मान लो h हाइट तक ऊपर चला गया। फोर्स लगाओगे तो भाई मूवमेंट तो होगा ना, हाँ। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, तो मान लो वो यहां पहुंच गया, वो यहां पहुंच गया, ठीक है। वो पहुंचा इस जगह पे, इस जगह पे इसे फोर्स कितना लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा F, और नीचे कितना लग रहा होगा mg। तो लिखो नीचे लग रहा होगा इस केस में यहाँ पे mg, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा F, और ऊपर से ले जाने में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इस पे कुछ ना कुछ h। मान लेते हैं h डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, s डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, है ना। तो अगर इस केस में अपना वर्क, अब देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो, अगर ये पोजीशन को हम लोग ए मानते हैं और इस पोजीशन को हम लोग बी मानते हैं, तो ए से बी जाने में इसका क्या चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो गया होगा, जरा सोचो, कितना स्टोर हो गया होगा, जरा सोचो। अगर हम इसमें वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन कितना आता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो वर्क डन, फोर्स इस पे कितना लग रहा है, जरा कितना फोर्स लगा रहे हो, देखो फोर्स, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है ना, हमने फोर्स ऊपर से ऊपर लगाया बट खींच तो इसको नीचे रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है नीचे इसकी तरफ, तो इस पे mg लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है s। तो mgs यानी कि वर्क डन जो मेरा है ये mgs के बराबर है, और कहीं कहीं किताब में इसको mgh भी लिखा रहता है, mgh। अब जरा बात यहां ध्यान समझो, हमने एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने में जो वर्क डन किया है ना, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को यहां से यहां तक लेके जाने में जो वर्क डन किया है ना, यही वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। और ऐसा हमने कभी ना कभी पढ़ा था, वर्क डन अगेंस्ट लिफ्टिंग, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अरे वो पोटेंशियल एनर्जी तो था, सिंपल सी बात है। सोचो आप इस हाइट पे खड़े हो, ऊपर जा रहे हो, है ना, तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है बट आप तो जा रहे हो ऊपर, तो फोर्स आप पे कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। तो इसमें वर्क डन कितना होगा, mgh या फिर mgs भी बोल सकते हो। ये क्लियर हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, mgh और mgs, क्या आया, mgs। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना।
एक दो इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें। चलो ऐड कर लेते हैं एक दो पेज, थोड़ा सा हमको, चलो देखो एक दो पेज ऐड कर लेते हैं। जैसे देखो नोट नोट करके लिखना चालू करना ये सारा बात सब। नोट सबसे पहला देखो, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया E P इक्वल्स टू mgh इज वैलिड ओनली when velocity of a body is constant, velocity of body is being constant। ठीक है, मतलब velocity constant है, that is there is no change in kinetic energy, समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सारा एनर्जी जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। ये समझ में आया? सारा एनर्जी किस चीज के फॉर्म में स्टोर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, पहला बात। दूसरा बात देखो जरा ध्यान से इसी में, दूसरा बात क्या है, EP इज इक्वल्स टू mgh, कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh इज वैलिड ओनली when g is constant, ब्रैकेट में अर्थ के सरफेस पे, मतलब एक दो मंजिल, तीन वाली, चार मंजिल के बिल्डिंग तक ये सब सही है। वो बहुत ऊपर जाओगे तो ये चीज जी का वैल्यू वेरिएबल हो जाता है, तो उसमें चेंज हो जाएगा। जी का वैल्यू चेंज होता है ना भाई, है ना? तो आर स्क्वायर तो रेडियस तो चेंज होते रहता है ना, यहाँ से रेडियस तो चेंज होता है ना भाई। इस फॉर्मूला में ध्यान से देखोगे तो रेडियस चेंज हो जाता है। क्लियर आया दिमाग में? तो जी, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब जी का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है इतना बात? ठीक है, आगे देखते हैं। एक छोटा सा और अब चीज बाकी है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बस इसके बाद और कुछ बचा ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, IVA होगा सर, VA, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि हमको जाना है A से B पे। यहाँ पे A है और अपने को जाना है कहाँ पे, B पे। अपने पास है A, अपने पास है B, यह है A और B। तो एक इंसान A से B पे गया ऐसे नॉर्मली, ये गया पाथ 1, ऐसे नॉर्मली गया। एक इंसान गया ऐसे, एक इंसान गया ऐसे, जरा सोचो। ठीक है, मतलब इसके लिए ये है A B। देखो अगर मेरा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर मेरा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो तो वह है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। देखो समझाते हैं अब इस बात को। मान लेते हैं हमको A से B पे जाना है, ठीक है?
ए से बी पे जाना है, तो मैंने ए से, चलो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो एक ऐसे गए, एक ऐसे गए और एक ऐसे 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 गए, ठीक है। तो ए से बी जाने में रास्ता कोई भी हो, रास्ता कुछ भी हो, अगर मेरा वर्क डन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ए से भी जाओ, बी से भी जाओ, सी से भी जाओ, मेरा वर्क डन जो, मतलब बी मान लो, सी मान लो और इसको डी मान लो, ठीक है। तो बी से सी जाने में हम बी ए सी होके जाए, बी डी सी होके जाए, एफ मान लो, बी एफ सी होके जाए, मेरा वर्क डन जो है ना वो कांस्टेंट रहा, तो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। और वही अगर वर्क डन चेंज हो गया, मतलब कि ए से बी अपने को जाना है, मान लेते हैं अपने को जाना कहां से कहां तक है, ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो अगर हम सी होके गए और अगर हम डी होके गए, दोनों केस में मेरा वर्क डन चेंज आ गया, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया। और जो अपने पास जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये जो हमारा कहां गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्यों, क्योंकि उसको पाथ से मतलब नहीं है भाई, इनिशियल फाइनल बात खत्म, इनिशियल पॉइंट पकड़ो, फाइनल पॉइंट पकड़ो, बात खत्म हो गई, क्लियर है। भले इस केस में देखो पाथ लंबा है, बट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों केस में तो सेम ही है ना, क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं, एक छोटा सा अपना एक और टॉपिक था, इसमें ऐड कर लेते हैं, एक और था हमारा क्या, लास्ट केस में हमने पढ़ना था मैकेनिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लिखो, MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होता है भाई, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, बात खत्म, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी ठीक है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर हो गया ये बात, बस और कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी काइनेटिक एनर्जी 3, पोटेंशियल एनर्जी 5, तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा 8। समझाएंगे इसको और डिटेल में, मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा सा आगे एक टॉपिक आएगा कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, किसी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वो भी सब हम लोग इस पे बात करने वाले, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स को एक दो ट्राई कर लेते हैं, 5-6 न्यूमेरिकल है इसमें, ट्राई करते हैं, और एक न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है होमवर्क पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करा है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है, जो डाटा दिया है उसको लिखो, मास दिया है 4 kg, इसमें दिया है मास इज इक्वल्स टू 4 kg, टेकन फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर टू 10 मीटर, ठीक है, मतलब 5 मीटर हाइट से उसको 10 मीटर हाइट तक लेके गया, ठीक है। तो हाइट 1 इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट 1 पहले दिया 5 मीटर, टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर से 10 मीटर लेके गया, 5 मीटर, हाइट 2 दिया हुआ है इसका कितना, 10 मीटर, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, देखो फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपको पहले इस mgh इस पे निकालना है, फिर mgh इस केस में निकालना है, ठीक है, तो दोनों में निकालते हैं। तो देखो दोनों केस में इजीली हम आराम से निकाल सकते हैं, mgh1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g का वैल्यू हम लोग इस केस में कितना ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो, g का वैल्यू हम लोग 10 ले लो, तो m का वैल्यू है 4 इंटू जी का वैल्यू है 10 इंटू h का वैल्यू है कितना, 5 दाएं के 50 चौका 200 जूल, इसमें आया 200 जूल, ठीक है। अब mgh2 निकाल के देखो, mgh2 कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा, h2 का वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सोच 400 जूल। तो हाइट 1 पे 200 जूल था, है ना, हाइट 2 पे कितना था, 400 जूल था। इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी,
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। फाइनल आया है हमारा 400 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 200 जूल। ये भाई क्लियर हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया इसके, क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, वेरी गुड। मास दे दिया है 1 kg, इज रेस्ड थ्रू अ हाइट h, हाइट दिया हुआ है h, इफ द पोटेंशियल इंक्रीज बाय 1 जूल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है अपने को 1 जूल, ठीक है। मेरे से हाइट पूछ रहा है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh पोटेंशियल 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 इंटू h, मतलब हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10h, और h आ जाएगा अपन का 0.1 मीटर, हाइट हो जाएगा अपने का 0.1 मीटर। क्लियर हो गया बच्चों, सिंपल। हाइट निकालना था mgh, mgh में h नहीं निकाल सकते भाई, सारा डाटा तो दिया ही था इसमें। A 5 kg ball is thrown upward with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 5 के मास ऑफ द बॉल, इसमें कितना दिया है भाई, देखो मास दिया है 5 kg, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉल दिया अपन का 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपने को क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हाईएस्ट पॉइंट। तो पहली बात तो यहां से एक काम करो, अपने को क्या निकालना है, फाइंड हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सोचो ना जरा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा इसका, रुकेगा तब नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0, हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है अपना हाफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ 5 इंटू 10² हो जाएगा कितना 100, यह हो जाएगा 250 जूल, 250 जूल आएगा मेरे पास। कितना आया काइनेटिक एनर्जी मेरा आया 250 जूल। अब एक चीज बताओ, जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, h हाइट पर मान लेते 0 हो गया, वो पॉइंट पर इसका बचा क्या रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा, किस एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी तो उस पॉइंट पर 0 हो गया उसका, किस एनर्जी की वजह से वो नीचे आ रहा है, सोचो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब इंटायर काइनेटिक एनर्जी जो मेरा है ना यहाँ पे, ये यही कन्वर्टेड हो जाएगा किस चीज में, पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो कितना हो जाएगा 250 जूल। समझ में आया, 250 जूल आएगा भाई। काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे 0 हो गया, लेकिन वो तो नीचे आएगा, बॉल नीचे आएगा, पक्का है नीचे आएगा, किस एनर्जी के कारण से, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो उसका हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे कितना हो गया 250 जूल। सोचो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh इज इक्वल्स टू 250, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 5 इंटू 10 इंटू h इज इक्वल्स टू 250, तो h आ जाएगा अपना कितना 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर पे इसका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और 5 मीटर पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा, 5 मीटर वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, और 5 मीटर पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा 250 जूल, 250 जूल, सिंपल सी बात है। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं यहां से क्या करें। अब 5 kg बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। जो डाटा दिया वो लिखो, लिखिए भाई, जो डाटा दिया है कम से कम वो तो लिख ही सकते हो, नहीं बन रहा हो क्वेश्चन तो डाटा तो लिख ही सकते हो।
अब बॉल ऑफ 5 kg बॉल, मास दिया हुआ है अपने को कितना, 5 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, हाइट से ड्रॉप किया गया है 10 मीटर। तो ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना है ना, ईपीएच लगा दो, क्या हो जाएगा, एमजीएच लगा दो, सॉरी एमजीएच लगा दो, इसमें एमजीएच ए के लिए एमजीएच लगा दो। एम वैल्यू है 5, जी का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू एच का वैल्यू हो जाएगा 10, 500 जूल, इसमें कहीं सोचना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। देखो अब बी नंबर में जो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जस्ट बिफोर इट, क्या बोल रहा है, जस्ट बिफोर इट रीचेस द, देखो जब जो ये हमारा जो ये बॉल है, कहां गया, कहां गया बॉल, कहां गया, ये जो हमारा बॉल है 5 kg का, ये जैसे ही क्या करेगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा ना, उसका सारा काइनेटिक एनर्जी किस चीज में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाइट जीरो हो गया ना, मान लेते हैं कि ये यहां से स्टार्ट किया था और वापस पहुंचा था, एच जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इस केस में उसके पास कौन सा एनर्जी खाली बचा रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं यहां से फेंका गया तो वापस इस जगह पे है, तो इस जगह पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, एमजीएच डालोगे तो एच का वैल्यू इस केस में जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा एमजीएच तो जीरो हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, जस्ट रीचेस द ग्राउंड से पहले इसके पास कौन सा एनर्जी बचे रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बचा रहेगा, तो हाफ एम भी स्क्वायर लगा दो, कितना हो जाएगा, तो वही आएगा हाफ एम बी। भाई लगाने का क्या जरूरत है, काइनेटिक एनर्जी ही बचा रहेगा यहाँ पे, बट एमजीएच मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी काइनेटिक एनर्जी था इसका, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और सारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मेरा यहाँ पे आएगा 500 जूल। अगला देखो, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करे, कैलकुलेट द वेलोसिटी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। तो वेलोसिटी निकाले, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से वी की वैल्यू निकालना। देखो एक काम करो, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, ठीक है। अच्छा यहां से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे करने दो हमको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 बाई में m, और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। हमने एक v के लिए फॉर्मूला लाया, तो v इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है, अंडर रूट कर दो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है 500, और डिवाइडेड मास कितना है 5, तो v इज इक्वल टू 1000/5 आएगा कितना 200, तो v हो जाएगा अंडर रूट 200 इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अप्रोक्स आएगा, 14.14 समथिंग के करीब। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, चलिए दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक हो गया आज का होमवर्क, और एक ये भी क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, दो क्वेश्चन है होमवर्क। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, 100% डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। और मे भी हो सके तो एक और क्वेश्चन है ना, हाँ सॉरी एक ये भी क्वेश्चन है ना, वही मैंने ध्यान नहीं है, 3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना, ट्राई करना सॉल्व करने की। मैं यहाँ पे आंसर तो दिया है, बट मैं इस आंसर को चाहता हूं कि हटा दिया जाए, कोई बात नहीं, रहने दो, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहिए एकदम मन से, थैंक यू।